नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 24 जनवरी 2026। अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी खबरों पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन फैसलों का कानूनी प्रैक्टिस और आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी खबरों से। जरूर। सबसे पहले एक ऐसी खबर जो न्यायपालिका की अपनी कार्यप्रणाली से ही जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को फटकार लगाई है। ये क्यों हुआ? हाँ, ये काफी दिलचस्प मामला है। देखिए, हुआ ये कि एक ही आदेश से जुड़ी 2 याचिकाएं थीं। अच्छा। और रजिस्ट्री ने उन्हें अलग अलग बेंच के सामने लिस्ट कर दिया। ओहो, ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। इस पर कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर एक ही मामले से जुड़ी याचिकाएं अलग अलग बेंच सुनेंगी तो विरोधाभासी आदेशों का खतरा बढ़ जाता है। मतलब एक बेंच कुछ कहे और दूसरी कुछ और? जी, और ये न्याय के सिद्धांत के ही खिलाफ है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक अनोखे पारिवारिक विवाद की। 65 दिनों की शादी और 13 साल की कानूनी लड़ाई। हाँ, ये आंकड़े ही अपने आप में कहानी कहते हैं। ये कहानी है सिस्टम की धीमी रफ्तार की। एक दंपत्ति शादी के बाद सिर्फ 65 दिन साथ रहा, लेकिन पिछले 13 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। और इस दौरान मुझे लगता है कई केस हुए होंगे। 40 से ज्यादा केस। दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, इलाहाबाद एक दूसरे पर केस करते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। कोर्ट ने कहा कि जब पक्ष 1 दशक से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं तो रिश्ते को फिर से बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब शादी को खत्म कर दिया? हाँ, शादी को खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि अदालतें कभी कभी पार्टियों को अंतहीन मुकदमेबाजी से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाती हैं। अब एक और अहम मामला, ये आस्था और कानून से जुड़ा है। मदुरई का थिरुपरनेकुंद्रम मंदिर, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म परिषद की एक याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग क्या है? मांग ये है कि मंदिर की पहाड़ी पर 24 घंटे दीपक जलाया जाए और उसका नियंत्रण ASI को सौंपा जाए। अच्छा। याचिका में कहा गया है कि ये कोई एक दिन का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक सभ्यता से जुड़ी प्रथा है। और इसी तरह का एक और मामला धार की भोजशाला का भी है, वो भी काफी सुर्खियों में रहा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को धार के भोजशाला परिसर में हिंदुओं को सरस्वती पूजा और मुसलमानों को जुमे की नमाज दोनों की इजाजत दे दी। एक ही जगह पर? हाँ, लेकिन कोर्ट ने बहुत साफ निर्देश दिए। अलग अलग समय होगा, जगह भी अलग होगी और आने जाने की व्यवस्था भी अलग होगी। तो एक तरह से कोर्ट संतुलन बना रहा है। बिल्कुल। ये दोनों मामले धर्म, परंपरा और कानून के बीच संतुलन बनाने की न्यायिक चुनौती को दर्शाते हैं। अदालतें अक्सर ऐसे मामलों में सभी पक्षों की आस्था का सम्मान करते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करती हैं। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के लिए अग्रिम पैसे की मांग नहीं की जा सकती। ये बहुत जरूरी फैसला है। बहुत जरूरी। कोर्ट ने एकदम साफ किया है कि जमानत की सुनवाई को सिर्फ इसलिए नहीं टाला जा सकता कि आरोपी ने पैसे जमा करने का अंडरटेकिंग पूरा नहीं किया है। मतलब जमानत एक अधिकार है, कोई लेन देन नहीं। सटीक। यह जमानत के मूल सिद्धांत को पुष्ट करता है। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जमानत की शर्तों को सजा के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? सही बात है। अब चलते हैं देश के हाई कोर्ट्स की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट में महुआ मोइत्रा का कैश फॉर क्वेरी मामला फिर से चर्चा में है। हाँ, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को 2 महीने का और समय दिया है। किस लिए? ये तय करने के लिए कि TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। और इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले के आरोपी सागर गोरखे और रमेश गैरेचोर को जमानत दे दी है। वो कितने समय से जेल में थे? 5 साल से। 5 साल? जी। भीमा कोरेगांव मामला कई सालों से चल रहा है और इसमें जमानत मिलना एक बड़ी प्रगति है। ये दिखाता है कि लंबी कैद के बाद अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व दे रही हैं, भले ही मुकदमा लंबित हो। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां बाइक टैक्सी को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। हाँ, ये फैसला गिग इकोनॉमी और नए दौर के ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है। क्या हुआ है इसमें? कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर लगे सरकारी प्रतिबंध को हटा दिया है। अच्छा, तो अब वो कानूनी है? हाँ, कोर्ट ने माना कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोटरसाइकिल भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की श्रेणी में आती हैं।
कोर्ट ने सरकार को लाइसेंस जारी करने का निर्देश भी दिया है। तो ये कानून की एक नई व्याख्या है बदलते समय के हिसाब से। बिल्कुल, ये कानून की व्याख्या से जुड़ा एक क्लासिक उदाहरण है जहां पुराने कानूनों को नए संदर्भ में देखा जा रहा है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो वायु प्रदूषण पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। बहुत ज्यादा सख्त। कोर्ट ने मुंबई और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को ठीक से लागू न करने पर बीएमसी और नवी मुंबई नगर निगम के कमिश्नरों का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। वेतन रोकने की? जी, वेतन रोकने की। ये न्यायिक सक्रियता का एक बड़ा उदाहरण है जहां अदालतें कार्यकारी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह ठहराने के लिए सख्त कदम उठाने से नहीं हिचक रही हैं। अब मद्रास हाई कोर्ट की बात करते हैं। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी, उसको कोर्ट ने हेट स्पीच माना है। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणी हिंदू धर्म पर एक स्पष्ट हमला है। और इसी कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। मधुरी बेंच ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को शादी जैसा कानूनी संरक्षण दिया जा सकता है। क्या मतलब है इसका? जज ने पुरुषों को चेतावनी दी कि वो शादी के झूठे वादों के जरिए कानूनी अस्पष्टता का फायदा नहीं उठा सकते। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारतीय समाज में रिश्तों की बदलती परिभाषा और उस पर कानून की प्रतिक्रिया को दिखाता है। मतलब अदालतें सामाजिक वास्तविकताओं को स्वीकार कर रही हैं। बिल्कुल, और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों की व्याख्या कर रही हैं। चलिए अब कुछ और मामले जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। हाँ, मुंबई की एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने एनसीपी नेता छगन भुजबल, उनके बेटे और भतीजे को ईडी द्वारा दर्ज मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी ईडी के समन की अवहेलना के मामले में बरी कर दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें और आप नेता अमानतुल्लाह खान को पेश न होने के अलग-अलग मामलों में बरी किया। और एक और बड़ा नाम, 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को भी बरी किया गया है। जी, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जनकपुरी हिंसा से जुड़े एक मामले में बरी किया है। तो ये तीनों मामले हाई प्रोफाइल हैं और तीनों में बरी। हाँ, और ये दिखाते हैं कि सबूतों के आधार पर अदालती प्रक्रिया कैसे काम करती है। किसी मामले का हाई प्रोफाइल होना सजा की गारंटी नहीं है। अभियोजन पक्ष को अपना केस संदेह से परे साबित करना होता है। तो ये थी पिछले कुछ दिनों की वो बड़ी कानूनी खबरें जिनका जानना हम सबके लिए जरूरी था। बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रियात्मक निर्देशों से लेकर हाई कोर्ट्स की सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण टिप्पणियों तक कई पहलुओं को छुआ। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है। क्या? कि हमारी अदालतें न केवल कानूनी विवादों को सुलझा रही हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव, प्रशासनिक जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। कई स्रोतों में हमने देखा कि कानून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है, चाहे वो कानूनी रिसर्च हो या न्याय प्रणाली को और सुलभ बनाना। हाँ, ये चर्चा तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब तकनीक इतनी तेजी से कानून के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है तो भविष्य में एक वकील या जज की भूमिका कितनी बदलेगी, और क्या एआई कभी मानवीय विवेक और नैतिकता की जगह ले पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आज कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज के संग को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे नई कानूनी खबरों के साथ। नमस्कार।